तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। नेट सेल में से हम क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेट सेल में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्वेश्चन हमारा अभी हुआ भी था। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या था, ये वाला था, फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास जबकि ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, कैरिज आउटवर्ड गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, 2,90,000 ये गिवन है। इन सभी आइटम्स के बेस पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेफिनेटली हमको फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो आप वही का वही फॉर्मूला दोबारा से पुट कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला। तो उसकी हेल्प से आई होप आपका आंसर आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 40,000 के हिसाब से। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 40,000। आगे चलते हैं, हमारे पास है ये क्वेश्चन सिंपल सा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, या इज यूजफुल द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, या इट इज सब्स्टिट्यूट द कैश अकाउंट, या कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एंड द फंड्स फ्रॉम द ऑपरेशन मीन द सेम थिंग। तो इसमें से हमको एग्जैक्ट आंसर बताना है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसमें से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो ये हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बी इम्प्रूव्ड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीजिंग टर्नओवर या रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीजिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो भी सारे के सारे मेथड दिए हुए हैं ना, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें हम ये लेके चलेंगे सारे के सारे, इंक्रीजिंग टर्नओवर या रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस या इंक्रीजिंग द कैपिटल यूटिलाइजेशन। अगर इन सारे टॉपिक को लेके चले, ये सारे टॉपिक हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव कहीं ना कहीं हमारे कर सकते हैं। ठीक है, कौन से वाला, इसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, कैरेज इनवर्ड को कैरेज आउटवर्ड को हम ले नहीं सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हमको दिया हुआ है 2,90,000 का। क्या डाउट है इसमें बताओ। तीन लाख के अंदर अगर हम माइनस ओपनिंग स्टॉक परचेज गिवन है, हो जाएगा, फाइंड आउट करके देखना। यस, 40,000 ही आएगा। ये देखो ना, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, परचेज भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, तो यहाँ पर ये निकल जाएगा, है ना। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 330 में से 290 को माइनस कर देना, तो हो गया ये 40,000 पे। ठीक है, आगे देखते हैं।
विच द फ्लोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज द करंट रेशो, इसमें से क्या ऐसा है जो करंट रेशो को इंप्रूव करने में हेल्प हमारी नहीं करने वाला। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, इशू डिबेंचर टू बाय स्टॉक। तो अगर हम इसको भी करते हैं तो स्टॉक तो हमारा इंक्रीज होने वाला है, स्टॉक इंक्रीज होगा तो करंट रेशो इंक्रीज हो जाएगा, बट पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। अगर हम क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं, तो हमारे पास करंट एसेट्स कम, करंट लाइबिलिटीज कम, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज कम, तब भी रेशो हमारा ऊपर उठ जाएगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, तब भी हमारी करंट लाइबिलिटीज कम, करंट लाइबिलिटी कम तो रेशो तब भी हमारा उठ जाएगा। तो बट अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं मशीन को बाय करने के लिए, तो हमारी सिर्फ करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, करंट लाइबिलिटीज का सिर्फ इंक्रीज होना, तो करंट रेशो हमारा डाउन जाने वाला है। तो हमारे पास जो आंसर है वो फोर्थ आंसर रहेगा। फोर्थ आंसर के अकॉर्डिंग मतलब ये एक ऐसा आंसर है जो हमारे करंट रेशो को इंप्रूव करने में हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेंड एनालिसिस हेल्प कंपेयरिंग परफॉर्मेंस। कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ा सा भी बहुत जल्दी से लेके चलने वाला हूं क्योंकि यहाँ पर मेन पावर सप्लाई हमारी जा चुकी है, तो जल्दी जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलने वाला हूं, तो देख लेना अभी। ट्रेंड एनालिसिस हेल्प करती है कंपेयरिंग कराने में परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म विद अदर फर्म, विद आवर फ्रॉम ए टाइम, या विद अदर इंडस्ट्रीज, या हमारा नन ऑफ द अबव। तो हमारा ये ऑप्शन रहेगा, ये रहेगा हमारा बी ऑप्शन, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, XYZ लिमिटेड की 8% हमारी रिटर्न और टोटल एसेट्स है 50 लाख की, जो टोटल एसेट्स 50 लाख की है। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा 5% का। तो हमको बतानी है फर्म की सेल कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से सोल्व कर लेना। तो अगर हम रिटर्न ऑन एसेट देखें तो वो कितनी है 8%, और नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, वो है हमारे पास 5%। तो क्वेश्चन के अंदर अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न और एसेट का फॉर्मूला देखोगे ना, तो रिटर्न ऑन एसेट्स का जब आप फॉर्मूला देखोगे तो रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट बटा में टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट बोले तो, नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है तो देख लेना, तो नेट प्रॉफिट बोले में टोटल एसेट्स। अब हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट का टॉपिक हमको दिया हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है, ये हमारे पास है 8%। ठीक है, तो ये 8% है, नेट प्रॉफिट हमको पता नहीं है, बट टोटल एसेट्स कितनी है, तो टोटल एसेट्स हमारे पास है 50 लाख की। तो ये थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जब आप फाइंड आउट करके देखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा लगभग 4 लाख रुपए का अमाउंट। तो 4 लाख रुपए का अमाउंट आ जाएगा। 4 लाख रुपए के अमाउंट के बेस पर आप क्या करना, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला निकालना। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला निकालोगे तो आप नेट सेल का अमाउंट आपका आ जाएगा। तो नेट सेल जब आप चेक करोगे तो नेट सेल आपके पास आ जाएगी लगभग 8 लाख रुपए की। तो हमारे पास ये 80 लाख रुपए की। तो वट एवर जो भी है चेक कर लेना, आप कैलकुलेशन थोड़ी सोल्व करके देख लेना। तो नेट प्रॉफिट रेशो निकाल लेना। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो नेट प्रॉफिट तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही गया अमाउंट फॉर्म में, तो परसेंटेज फॉर्म में भी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी नेट सेल आ जाएगी, दैट इज 80 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट रेशो फॉर ए फर्म रिमेन्स सेम बट नेट प्रॉफिट रेशो डिक्रीजिंग। कहता है कि ग्रोस प्रॉफिट तो हमारा सेम रहता है, हर बार ग्रोस प्रॉफिट हमारा सेम रहता है, बट कहता है कि हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कारणों के अंदर हमारे पास कारण दिया हुआ है, इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इफ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन डिविडेंड, या डिक्रीज इन सेल्स। तो अगर मैं चारों ऑप्शन में से बात करूं तो हमारे पास रहेगा कि एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से हमारे नेट प्रॉफिट कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर बी रहने वाला है। तो थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीछे भी एक क्वेश्चन और रह गया आई थिंक। तो यहां पर देखो डेट टू टोटल एसेट्स कितनी है, डेट टू टोटल एसेट ऑफ ए फर्म कितनी है 0.2। तो फर्म का डेट इक्विटी कितना होगा, तो डेट टू टोटल एसेट देख लो, तो डेट टू टोटल एसेट्स, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 0.2:1। इसको हम कह सकते हैं, मतलब टोटल एसेट्स को हम क्या मान रहे हैं, टोटल एसेट्स को हम 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल एसेट्स मतलब 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डेट टू इक्विटी।
डेट टू इक्विटी। तो डेट तो हमारे पास दिया हुआ है, देखा जाए तो 0.2 है ना, और इक्विटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो टोटल एसेट में से ये सब लेस करके देख लेना। तो टोटल एसेट में से डेट का माइनस करके देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, टोटल एसेट्स में से डेट को माइनस करके देख लेना। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है फर्म में, ओके राइट। तो जब इसको तुम सोल्व करके देखोगे ना तो हमारा ये 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेट हमारे पास 1 हो गया, टोटल एसेट हमारे पास 5 हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो मैं क्या समझा रहा हूँ। हमारे पास ना डेट टू एसेट्स रेशियो दिया हुआ है, डेट टू एसेट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ध्यान से देखना। ये बाय डिफॉल्ट हमको दिया हुआ है 0.2:1। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करके हम 1/5 भी लिख सकते हैं। अब 1/5 लिखने का क्या मतलब है, 1/5 लिखने का मतलब है कि डेट हमारे पास कितना है 1, एसेट्स हमारे पास कितनी है, एसेट्स हमारे पास है 5, कह सकते हैं ना। तो हमारे पास एसेट्स आ गई। अब टोटल एसेट्स हमारे पास 5 हैं, टोटल एसेट्स हमारे पास 5 हैं। अगर इसमें से मैं डेट को 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया, ये 4। इस 4 को मैं क्या कह सकता हूं, इस 4 को मैं कह सकता हूं इक्विटी। क्या है ये, इक्विटी। और हमको फाइंड आउट भी क्या करना था, हमको फाइंड आउट करना था डेट इक्विटी रेशो। अब डेट तो हमारे पास है ही 1, इक्विटी कितना आ गया 4 आ गया, तो ये हमारा डेट इक्विटी रेशो 1:4। तो 1:4 को जब हम सोल्व करके देखेंगे तो आप सोल्व करके देखना, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 0.25 वाला। ठीक है, रेशो आ जाएगा 0.25:1। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सस्पेंस इन्होंने बना के रखा हुआ था, हो जाएगा। आगे देखते हैं, XY जिप लिमिटेड का एक हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो 1.5 एज कंपेयर टू द 1.3 इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इसका मीन्स क्या है, मतलब हमारी कंपनी का तो रेशियो 1.5 है, बल्कि हमारी जैसी और जितनी भी फर्में हैं, ये हमारी जो इंडस्ट्री है वहां पर ये डेट इक्विटी रेशियो कितना है 1.3 है कंपैरिजन के अंदर। तो ये क्या इंडिकेट करता है, हायर लिक्विडिटी, ये हायर फाइनेंशियल रिस्क, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, हायर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरे को तो लगता है कि हमारा ये हायर फाइनेंशियल रिस्क होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, हायर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल रिस्क होना चाहिए। तो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से बी रहेगा, क्योंकि हमारा जो रेशो है बाकी रेशोज की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। तो डेट इक्विटी रेशो जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमारे लिए खतरा होता है। तो बाकी फर्मों को देख के, बाकी फर्मों से कंपैरिजन करें तो हम ज़्यादा भी खड़े हैं, 1.5 ज़्यादा है इंडस्ट्रीज के अंदर, जबकि चल रहा है 1.3, तो थोड़ा सा बी आंसर बनेगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि रेशो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू स्टडी द लिक्विडिटी। रेशो एनालिसिस को हम लिक्विडिटी को स्टडी करने के लिए, टर्नओवर को प्रॉफिटेबिलिटी यूज करने के लिए करते हैं। व्हाट डज डेट इक्विटी रेशो हेल्प स्टडी। तो डेट इक्विटी रेशो किसको स्टडी करने में हेल्प करता है, सोल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो ये देखना है, कहता है रेशो एनालिसिस तो काफी सारे काम आते हैं, बट इसमें से अगर हम बात करें कि हमारा जो डेट इक्विटी रेशो है ये किस में काम आता है, ये हमारी सोल्वेंसी में काम आता है। जैसे लिक्विडिटी रेशो के अंदर क्या काम आता है, करंट रेशो है ना, और एसिटेट रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। बट यहाँ पर सिंपल सी बात पूछ रहा था कि डेट इक्विटी रेशो हमारी क्या हेल्प करता है, ये हमारी चेकिंग में काम करता है सोल्वेंसीज के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेशन व्हाट इज द टेकन इन द न्यूमरेटर। हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर हम क्या लेके चलते हैं न्यूमरेटर के अंदर, बोले तो कह सकते हैं कि ये ऊपर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर अपने को पता है ऊपर हम क्या रखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखते हैं। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49। रेशो एनालिसिस द टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर रेशो एनालिसिस के अंदर क्या जो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो मीनिंग है, ठीक है, रेशो एनालिसिस के अंदर अपने को पता है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो मीनिंग होता है ना, इसमें से कोई भी नहीं आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, नेटवर्थ और शेयर होल्डर इसमें कुछ नहीं है ना, इसका अलग से फॉर्मूला होता है, बट इसमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक है,
क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें या इक्विटी के अंदर अगर नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड करते हैं तो वो होता है हमारा कैपिटल इंप्लॉयड। बट यहाँ पर इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए या फिर इक्विटी के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज को आप ऐड कर दीजिए तो वो बन जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया बट उसमें तो कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा, तो नन ऑफ द ऑप्शन हमारे पास आंसर हमारा आने वाला है। आगे है डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, इसका फॉर्मूला बताना है अपने को, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशो, तो डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। क्या होता था, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो ये मैच कर लो, ये हमारा ऑप्शन बनेगा बी वाला, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय इक्विटी अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन नेट प्रॉफिट रेशो हमको नीचे क्या रखना होता है, नेट प्रॉफिट रेशो के अंदर हमारे पास नीचे वाली आइटम क्या होती है, ठीक है, डिनोमिनेटर हमको पता होना चाहिए। नेट सेल ही होगा ना, है ना, तो हमारे पास ये आंसर होगा, जो नेट प्रॉफिट रेशो होगा उसमें हम क्या रखते हैं नीचे, नेट सेल। नेट सेल से तो कंपैरिजन करा के रेशो परसेंटेज में निकाल देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो इनडायरेक्ट मेथड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, ये हमको नेट इनकम के अंदर ऐड कर देना होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम स्टडी कर रहे थे आपने देखा था डेप्रिसिएशन को हम नेट इनकम के अंदर वापस ऐड कर देते थे, दैट इज द एडिशन टू द नेट इनकम, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, इसमें से वर्किंग कैपिटल का पार्ट क्या नहीं है। अब वर्किंग कैपिटल निकालते हुए आपको पता है ना कि हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को यूज करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारी करंट एसेट्स का भी हिस्सा नहीं है, करंट लायबिलिटीज का भी हिस्सा नहीं है, तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं आने वाला। तो ये सिंपल से ही हमारे टॉपिक थे ये। तो लास्ट के क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा स्पीडली लेके चले हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा था। आई होप आप सब समझ पाएंगे सिचुएशन को, बट जो भी आज का कंटेंट था मैंने आप सबको कंप्लीट करा दिया है।